नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। चैनल का नाम है मेरी किताबें। पुस्तक जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेड़ा। प्रस्तुत है पुस्तक का अगला भाग, विल्मा रूडोल्फ की कहानी। विल्मा रूडोल्फ का जन्म टेनेसेसी के गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उसे डबल निमोनिया और काला बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया। इनकी वजह से उसे पोलियो हो गया। वह पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेस पहना करती थी। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह डाला था कि वह जिंदगी भर चल फिर नहीं सकेगी। लेकिन विल्मा की माँ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा, ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वह जो चाहे कर सकती है। यह सुनकर विल्मा ने कहा, वह इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों के मना करने के बावजूद विल्मा ने ब्रेस को उतारकर पहला कदम उठाया, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी चल नहीं पल पाएगी। 13 साल की होने पर उसने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही। वह तब तक कोशिश करती रही जब वह दिन नहीं आ गया जब वह फर्स्ट आई। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई, जहां वह एक एड टेम्पल नाम के कोच से मिली। विल्मा ने उन्हें अपनी वह ख्वाहिश बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता और साथ में मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। आखिर वह दिन आया जब विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में मुकाबला होता है। विल्मा का मुकाबला जुत्ता हेन से था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जुत्ता को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जुत्ता को दूसरी बार हराया और उसे दूसरा गोल्ड मेडल मिला। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर से जुत्ता से ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है, इसलिए विल्मा और जुत्ता दोनों को अपनी अपनी टीमों के लिए दौड़ के आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बेटन बदली। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई, उसके हाथ से बेटन ही छूट गई। लेकिन विल्मा ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जुत्ता हेन तेजी से दौड़ चली है। विल्मा ने गिरी हुई बेटन उठाई और मशीन की तरह ऐसी तेजी से दौड़ी कि जुत्ता को तीसरी बार भी हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। विल्मा से हमें क्या सीखना चाहिए? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, न कि तब जब कठिनाइयां नहीं होती। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनते या पढ़ते हैं जिसने अपनी कमियों को खूबियों में बदल दिया हो, तब क्या हम उत्साहित नहीं होते? यदि हम ऐसे ही कामयाब लोगों की जीवनी पढ़ें तो क्या हमारा भी हौसला नहीं बढ़ेगा? समझ भरी नासमझी सीखें। शिक्षा हमें सिखाती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मैं बहुत से ऐसे असीम क्षमता वाले लोगों की तलाश में हूँ जो यह नहीं जानते कि क्या नहीं किया जा सकता। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को V8 इंजन दिया। उन्होंने स्कूली शिक्षा ज़्यादा नहीं पाई थी। वास्तव में 14 साल की उम्र के बाद वे स्कूल ही नहीं गए थे। उनमें इतनी समझ तो थी कि वे V8 इंजन उनकी कंपनी के लिए काफ़ी मूल्यवान होगा, पर वह यह नहीं जानते थे कि उसे कैसे बनाया जाए। इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी के सारे ऊंची तालीम वाले लोगों से V8 इंजन बनाने को कहा। उन लोगों ने हेनरी फोर्ड को बताया कि V8 इंजन बनाना नामुमकिन है, लेकिन हेनरी फोर्ड V8 इंजन बनाने की अपनी मांग पर अड़े रहे। कुछ महीने बाद उन्होंने अपने लोगों से फिर पूछा कि क्या उन्होंने V8 इंजन बना लिया है। लोगों ने जवाब दिया कि हमें मालूम है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। V8 इंजन बनाना असंभव है। कुछ महीनों के बाद फोर्ड ने अपने लोगों से फिर कहा, मुझे मेरा V8 इंजन चाहिए। कुछ ही दिनों बाद वही लोग हेनरी फोर्ड का V8 इंजन बनाकर ले आए। यह कैसे संभव हुआ? लोगों ने अपनी शिक्षा की हदों से आगे बढ़कर सोचा। शिक्षा जहाँ हमें एक ओर बताती है कि क्या किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर कई बार झूठी सीमाएं भी बांधती है। भौरा, हमें कुदरत से सीखने की जरूरत है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भौरे का शरीर काफ़ी भारी है और उड़ने के लिहाज से पंखों का फैलाव काफ़ी कम होता है।
उड़ान के नियमों के अनुसार भौरा उड़ नहीं सकता, लेकिन भौरे को इस बात की खबर नहीं है और वह उड़ता रहता है। जब हम अपनी हदों और सीमाओं को नहीं जानते तो हम बड़े और ऊंचे काम करके खुद को ही आश्चर्यचकित कर देते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर हैरानी होती है कि क्या मेरी कोई सीमा भी थी। हम सिर्फ उन्हीं सीमाओं से बने हैं जो हमने अपने लिए खुद बनाई हैं। शिक्षा को अपने ऊपर बंधन मत लगाने दें। उन लोगों के लिए कुछ करें जो बदले में हमको कुछ भी नहीं दे सकते। विश्व प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर कार्ल मैनेंजर से एक बार पूछा गया कि आप उस इंसान को क्या सलाह देंगे जिसके बारे में आप जानते हैं कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है। दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर मैनेंजर ऐसे इंसान को किसी पेशेवर डॉक्टर से सलाह लेने को कहेंगे, लेकिन उन्हें यह जवाब नहीं दिया। डॉक्टर मैनेंजर ने कहा, मैं ऐसे इंसान को यह सलाह दूंगा कि वह शहर के दूसरे हिस्से में जाकर किसी जरूरतमंद की मदद करे। ऐसा करने से हम अपने दायरे से बाहर निकल आते हैं। कई बार हम अपने रास्ते की रुकावट खुद बन जाते हैं। क्या यह बात सही नहीं है? सोशल वर्कर बनिए, इससे हमारा महत्व खुद की नज़रों में बढ़ जाता है। जैसी मदद आप दूसरों से खुद के लिए चाहते हैं, दूसरों की वैसी ही मदद करें। यह हमको संतोष की भावना देगा। बदले में बिना कुछ पाने की भावना के साथ दूसरों की मदद करने से किसी भी व्यक्ति में स्वाभिमान बढ़ता है। एक अच्छी शख्सियत वाले व्यक्ति को सिर्फ लेने की नहीं, देने की भी ज़रूरत होती है। तारीफ लेना और देना सीखें। दूसरों की सच्ची तारीफ करने का कोई मौका हाथ से न जाने दें। याद रखें कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सद्भाव, सच्चाई और ईमानदारी। जब दूसरे आपकी तारीफ करते हों तो उसे शिष्टता और नम्रता से 2 शब्द आपका धन्यवाद कहते हुए स्वीकार करें। यह विनम्रता की निशानी है। जिम्मेदारी कबूल करें। हमें अपने व्यवहार और काम की जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए और बहानेबाजियों से बचना चाहिए। उस स्टूडेंट की तरह ना बने जो सिर्फ इसलिए फेल हो गया था क्योंकि उसे टीचर या विषय पसंद नहीं आया। सबसे ज़्यादा नुकसान वह किसे पहुंचाता है? हमें अपनी जिम्मेदारी को कबूल करके दूसरों को दोष देना बंद करना चाहिए। इससे हमारी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। अधिकार हमारी जिम्मेदारियों से बड़े नहीं हो सकते। हमारे अधिकारों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारियों के पालन से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। जॉन एफ कैनेडी। बहानेबाजियां समस्याओं को और भी मुश्किल बना देती हैं। हम खुद के, परिवार के, दफ्तर के, समाज के और वातावरण के प्रति जिम्मेदार होते हैं। पेड़ पौधों को लगाकर मिट्टी के कटाव को रोककर कुदरत की खूबसूरती की हिफाजत करके हम हरियाली बढ़ा सकते हैं। हमें इसी धरती पर रहना है। हमारे पास दूसरी धरती नहीं है जहां हम जा सकें। हमें हर दिन कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिनसे ये दुनिया रहने की एक बेहतर जगह बन सके। हम पर आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी की हिफाजत करने की जिम्मेदारी है। अगर हम जिम्मेदारी भरा व्यवहार नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कैसे माफ़ कर सकेंगी? अगर आदमी की औसत उम्र 75 साल हो और हम अभी 40 साल के हैं तो हमको अब भी 365 × 35 दिन जीना है। अपने आप से ये सवाल पूछें कि हम इस समय के साथ क्या करने जा रहे हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं या बढ़ाते हैं तो खुद को और भी महत्वपूर्ण बना लेते हैं। क्या यह सच नहीं है? अनुशासन का पालन करें। आत्म अनुशासन हमारे आनंद को खत्म नहीं करता बल्कि और भी बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि अनेक लोग प्रतिभा और क्षमता के बावजूद नाकामयाब हैं। वे मायूस होते हैं और यह बात उनके व्यापार, सेहत और रिश्तों पर असर डालती है। वे संतुष्ट नहीं होते और अपनी समस्याओं के लिए भाग्य को दोष देते रहते हैं। वे ये महसूस नहीं कर पाते कि उनकी कई समस्याएं अनुशासन की कमी से पैदा हुई हैं। अपने लक्ष्य तय करें। सही और साफ सोच के साथ बनाए गए लक्ष्य आदमी को एक दिशा दिखाते हैं। लक्ष्य पाने में कामयाब होने से उसे संतोष मिलता है। मकसद से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मकसद का एहसास और हमारी दृष्टि। इससे जिंदगी को एक अर्थ और पूर्णता मिलती है। अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में हम जो बनते हैं वह लक्ष्य हासिल होने के बाद मिलने वाली उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। कुछ बनने की यह प्रक्रिया ही हमें सच्ची खुशी देती है और यही सच्चे अर्थों में स्वाभिमान है। हमारे लक्ष्य असलियत से दूर नहीं होने चाहिए क्योंकि जो लक्ष्य असलियत से परे या बेबुनियाद होते हैं वे कामयाबी में नहीं बदले जा सकते। जिससे हमारे स्वाभिमान में कमी आती है
जबकि वास्तविकता पर आधारित लक्ष्य हमें उत्साहित करने के साथ साथ हमारे स्वाभिमान को भी बढ़ाते हैं। ऊंचे चरित्र वाले लोगों से नाता जोड़ें। अगर आप खुद के मान सम्मान को महत्व देते हैं तो गुणवान लोगों की संगति में रहें। खराब संगत में रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। जॉर्ज वॉशिंगटन। दोस्ती की परख। हम लोग साथियों के दबाव में आकर बुरा असर अपना लेते हैं। लोग कहते हैं, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? याद रखें कि अच्छे दोस्त अपने दोस्तों को दुख और तकलीफ में कभी नहीं देखना चाहते। अगर मैं अपने किसी दोस्त को कभी बेहद शराब पिए देखूं तो मैं उसे गाड़ी चलाने से रोकूंगा। मैं दोस्त खोने के बजाय दोस्ती खोना पसंद करूंगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए गलत काम भी बड़ी आसानी से कर जाते हैं और कहते हैं बड़ा मज़ा आया, मगर वे ये समझ नहीं पाते कि उनका यही मज़ा उनकी ज़िंदगी को मजाक बना देता है। साथियों के दबाव में जो चीज़ें शुरू होती हैं वास्तव में उनसे दोस्ती की परख होती है। जब हम मुश्किल में होंगे तब वे कहाँ होंगे? वे हमारी मदद कहाँ तक करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब उनके पास आज चरित्र नहीं है तो कल वे हमारी मदद के लिए चरित्र कहाँ से लाएंगे? ऊंचे नैतिक चरित्र के लोगों के साथ जुड़ने से हमारा स्वाभिमान बढ़ता है। साथियों का दबाव। जब किसी इंसान में झुंड में शामिल होने की इच्छा सच्चाई पर डटे रहने की इच्छा से ज़्यादा ताकतवर होती है तो यह साफ है कि उसमें साहस और चरित्र की कमी है। लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ देते रहना सुविधाजनक होता है। इससे हमारे साथी खुश रहते हैं और हमारा मजाक बनाए जाने का डर नहीं रहता। मगर यहीं पर ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग एक सीमा रेखा खींच लेते हैं। यहीं पर बड़े और छोटे का फर्क पता चल जाता है। उदाहरण के तौर पर स्कूली बच्चे अपने ग्रुप का हिस्सा इसलिए बने रहना पसंद करते हैं ताकि उन पर कोई हंसे नहीं। बेजवाब देने की पहल नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि दूसरे उनका मजाक उड़ाएंगे। कारखाने के कर्मचारी अपने साथियों को खुश रखने के लिए जानबूझकर अपना उत्पादन कम रखते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। थोड़ी सी ढील चलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि थोड़ी सी ढील चलती है, मैं थोड़ा बहुत कोशिश करके छोड़ दूंगा। सवाल यह है कि क्या थोड़ा बहुत धोखा देना ठीक है? क्या थोड़ा बहुत झूठ बोलना ठीक है? क्या नशीली दवाओं का थोड़ा बहुत सेवन ठीक है? क्या थोड़ी बहुत चोरी करना ठीक है? क्या थोड़ा बहुत नाजायज संबंध रखना ठीक है? कुछ लोग बार बार दलील देते हैं कि मैं जब चाहूँ तब इन बुराइयों को छोड़ सकता हूँ। वे ये महसूस नहीं करते कि इच्छा शक्ति के मुकाबले बुरे असर ज़्यादा ताकतवर होते हैं। बाहरी असर से नहीं बल्कि अंदरूनी प्रेरणा से काम करें। किसी दिन अगर कोई इंसान बहुत खुशमिजाजी के साथ सोकर उठे और मुझे फ़ोन करके कहे कि तुम दुनिया में सबसे बेहतरीन आदमी हो, तुम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अपना दोस्त कहने में मुझे गर्व महसूस होता है। मैं जानता हूँ कि ये वह बातें ईमानदारी से कह रहा है। यह सुनकर मुझे कैसा लगेगा? जाहिर है बहुत अच्छा। मगर अगले दिन जब वो झुंझलाहट के साथ सोकर उठता है और मुझे फ़ोन करके कहता है कि तुम दुष्ट, जालसाज और मक्कार हो, तुम शहर में सबसे बड़े धोखेबाज हो, यह सुनकर मुझे कैसा महसूस होगा? जाहिर है बहुत ही बुरा। जब उसने पहले दिन कहा तुम सबसे अच्छे आदमी हो, मैंने अच्छा महसूस किया। अगले दिन जब उसने मुझे दुष्ट कहा तो मैंने बहुत बुरा महसूस किया। मेरी जिंदगी को कौन कंट्रोल कर रहा है? यकीनन वह इंसान। क्या मैं अपना जीवन ऐसे गुजारना चाहता हूँ? हरगिज नहीं। यह हुई बाहरी दबावों से चलने की बात। मैं अंदरूनी प्रेरणा से चलने वाला बनना चाहता हूँ। जब उसने मुझे फ़ोन किया, मुझे सबसे अच्छा व्यक्ति कहा, तो सुनने में तो यह बात बड़ी अच्छी लगी। लेकिन अगर वह मेरी तारीफ में ये बातें भी न कहता तो भी मैं अपनी नज़रों में एक अच्छा इंसान ही हूँ। और अगले दिन जब उसने मेरी बुराई की तो उसके शब्द मुझे भले ही बुरे लगे, पर वे मुझ में छोटेपन का एहसास नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि अपनी नज़रों में मैं अब भी एक अच्छा इंसान हूँ। जब लोग ऐसी बातें कहते हैं तुम मुझे नाराज़ करते हो, तो यहाँ पर कंट्रोल बाहरी है। लेकिन जब मैं कहता हूँ मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तो यहाँ पर कंट्रोल अंदरूनी है। कोई भी आपकी इजाज़त के बगैर आपको हीन, छोटा महसूस नहीं करा सकता। एलिनोर रूजवेल्ट। एक कहानी है कि प्राचीन भारत के किसी साधु महात्मा को राह चलते एक आदमी ने गालियां दी। उस महात्मा ने बिना परेशान हुए उन बातों को तब तक सुना जब तक वह आदमी बोलते बोलते थक न गया। तब उन्होंने उस आदमी से पूछा, अगर किसी की दी हुई चीज़ न ली जाए तो वह चीज़ किसके पास रहेगी? आदमी ने जवाब दिया, चीज़ देने वाले के पास ही रह जाएगी। महात्मा ने कहा,
मैं तुम्हारी इस देन को लेने से इनकार करता हूँ। और वह उस आदमी को हक्का बक्का और हैरान छोड़कर चल दिए। उस महात्मा का खुद पर अंदरूनी कंट्रोल था। जब तक हम बाहरी बातों को दोष देते रहेंगे तब तक हमारे दुख बने रहेंगे और हम खुद को लाचार महसूस करते रहेंगे। जब तक हम अपने एहसास और व्यवहार की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तब तक हम में कोई बदलाव नहीं आएगा। हमें सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछने चाहिए, मैं परेशान क्यों हुआ, मैं गुस्सा क्यों हुआ, मैं निराश क्यों हुआ। तब हमें इन पर काबू पाने के उपाय सूझने लगते हैं। खुशी सकारात्मक स्वाभिमान का नतीजा है। अगर हम लोगों से पूछें उन्हें किन बातों से खुशी मिलती है तो हमको बहुत किस्म के जवाब मिलेंगे। इनमें से ज़्यादातर लोग धन दौलत ऐशो आराम की चीज़ों के नाम बताएंगे, लेकिन असली खुशी उन चीज़ों को पाने में नहीं है, खुशी बनने में है, ना कि पाने में। जीवन में किसी के पास सब कुछ होने पर भी जरूरी नहीं कि वो खुश है। इसकी उल्टी बात भी उतनी ही सच है। खुशी अंदरूनी होती है। खुशी तो एक तितली की तरह है जिसके पीछे हम जितना दौड़ते हैं यह उतना ही आगे उड़ती जाती है और हाथ नहीं आती। अगर हम चुपचाप खड़े हो जाएं तो यह हमारे कंधे पर खुद ब खुद बैठ जाएगी। खुशी लाने वाली दिमागी सोच बनाएं। कड़वाहट भावनात्मक नाकामयाबी की पहचान है। यह अच्छे काम करने की हमारी क्षमता को अपाहिज कर देती है। अपने पैमाने खुद बनाएं, खुद के प्रति ईमानदार रहें, खुद से ही मुकाबला करें, नीचे लिखी बातों को अपनाएं। हर आदमी और हर हालात में अच्छाई ढूंढें, खुश रहने का फैसला करें, अपने पैमाने समझदारी से तय करें, गलत आलोचना से परेशान न होने की क्षमता बढ़ाएं। छोटी से छोटी चीज में भी खुशी तलाशना सीखें। याद रखें कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है। हर परिस्थिति का भरपूर आनंद लें, खुद को रचनात्मक कामों में लगाएं, खुद से कम भाग्यशाली लोगों की मदद करें, चीज़ों पर काबू पाना सीखें, चिंतित ना रहें, खुद को और दूसरों को माफ़ करना सीखें, न तो अपराध बोध के शिकार हों और न ही किसी के लिए मन में मैल रखें। खुद को सही आत्म सुझाव दें। खुद को सही आत्म सुझाव देने की आदत बनाएं। आत्म सुझाव हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करके हमारी सोच के तरीके को बदलता है और हमारे व्यवहार में हमारी सोच ही झलकती है। इस तरह आत्म सुझाव हमारे सोच के तरीके को प्रभावित करके हमारे व्यवहार पर असर डालता है। एक तरह से यह आत्मविश्वास जगाने वाली भविष्यवाणियों का रूप ले लेता है। इस तरह के आत्म सुझावों के कुछ उदाहरण ये हैं, मैं इसे संभाल सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं हिसाब में अच्छा हूँ, मेरी याददाश्त अच्छी है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। हमारा कोई गुण हद से ज़्यादा बढ़ने पर कमजोरी में बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर सेल्स के पैसे में अच्छी तरह से बात करना एक हुनर है। अगर ऐसा देखा गया है कि अच्छी बोलचाल वाले सेल्समैन ज़्यादा सफल होने लगते हैं और फिर इसी हुनर को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर असफल भी होने लगते हैं। उनकी खूबी उन्हें कामयाबी के पास ले जाती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने पर कमजोरी बन जाती है और वे नाकामयाब होने लगते हैं। सुनना भी एक ताकत है, लेकिन किसी इंसान में यह खूबी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने पर ज़्यादा सुनना और ना बोलना उसकी कमजोरी बन जाती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। गुस्सा एक कमजोरी है, इसे एक ताकत के रूप में कैसे बदला जा सकता है? इसका नमूना एक महिला ने मैड बनाकर पेश किया। मैड का मतलब है मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग नाम की संस्था। एक शराबी ड्राइवर की लापरवाही से उस महिला का बच्चा मारा गया था। वह इतनी गुस्सा हुई कि उसने समाज में ऐसी बातें बर्दाश्त न करने का फैसला किया। उसने समूचे अमेरिका में शराब पीकर ड्राइविंग करने के खिलाफ लोगों को एकजुट किया। आज वह महिला और उसका संगठन लाखों सदस्यों के साथ एक बड़ी ताकत बन चुके हैं और वे जरूरी कानूनी का बदलाव लाने में सफल हो रहे हैं। यह गुस्से जैसे नकारात्मक भाव को सकारात्मक सोच के जरिए ताकत में बदलने का उदाहरण है। उस महिला ने अपने गुस्से को मजबूत इरादे में बदल डाला। धीरज रखें। धीरज से आत्मविश्वास, दृढ़ता और समझदारी भरा नजरिया पैदा होता है, जिससे आखिरकार कामयाबी हासिल होती है। ब्रियान एडम्स। अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि अच्छी या बुरी चीज को एक बार देखने, सुनने या करने से कोई असर नहीं होता, लेकिन मैं इसे सच नहीं मानता। असर भले ही नजर न आए, लेकिन कुछ न कुछ असर जरूर होता है। चीन में बांस का एक पेड़ होता है जिसे रोपने के बाद 4 साल तक पानी और खाद देने के बावजूद उसमें अंकुर फूटने का भी निशान नहीं दिखता, लेकिन 5वें साल के दौरान बांस का पौधा सिर्फ 6 सप्ताह में 90 फीट तक बढ़ जाता है। सवाल यह उठता है कि बांस का यह पौधा सिर्फ 6 हफ्ते में बढ़ा या इस काम में 5 साल लगे।
जब उसमें बढ़ने वाले कोई लक्षण नहीं नजर आ रहे थे, यदि उस समय इस पौधे को पानी और खाद नहीं दी जाती तो क्या वो बढ़ पाता? बिल्कुल नहीं। अगर 4 साल तक देखरेख न की जाती तो बांस का पौधा मर जाता। हमें कुदरत से सीखने की जरूरत है और यह सीख बिल्कुल साफ है। धैर्य और विश्वास के साथ काम करते रहें। अगर नतीजा नजर भी ना आए तब भी उसका असर जरूर होता है। चेतावनी, धीरज और आलस में फर्क होता है। कभी कभी एक बेहद आलसी इंसान खुद को धैर्यवान समझ सकता है। अच्छी शुरुआत का अंत भी अच्छा होता है, एक अंग्रेजी कहावत है। अपनी सारी मजबूरियों और कमजोरियों की लिस्ट बनाएं। कामयाब लोग अपनी कमियों को पहचानते हैं मगर अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। जब हम अपनी शक्तियां पहचानेंगे ही नहीं तो इन्हें बढ़ाएंगे कैसे? हम क्या नहीं करना चाहते, इससे ज़्यादा ध्यान इस पर दें कि हम क्या करना और बनना चाहते हैं। स्वाभिमान के भाव का निचोड़ नीचे लिखे अब्राहम लिंकन के लफ्जों से ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता। इस ऑडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली ऑडियो में पुस्तक के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।